हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कवर किया हुआ है और हर एक टॉपिक को अच्छे से एकदम आप कह सकते हो कि स्मूथली हम लोगों ने हर एक प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है और उसका सोल्यूशन निकाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात ध्यान देनी है बेटा, कि जो भी चीजें आज से हम लोग बात करेंगे वो बोर्ड के लेवल के लिए तो हम तो बात ही करेंगे, साथ ही में आईटी नीट जेई ये जो एग्जाम्स हैं इनके भी कुछ करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहां से है। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। यानी हम लोग आज बात करेंगे कि हैलोएरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है और इसे हम आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाया था हैलोएरिन्स के बारे में, जिसमें हमने क्या बात किया था कि हैलोएरिन्स क्या होते हैं, दैट केमिकल सब्सटेंसेस, दैट केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर जनरली कंटेन हैलोजन्स ऑन बेंजीन रिंग। यानी अगर आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बात करते हो कि अगर बेंजीन रिंग के पास हैलोजन है तो वही क्या है, हैलोएरिन्स है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज किसमें समझेंगे, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे मैंने पहले से भी क्या लिख रखा है कि द रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यानी हैलोएरिन्स के रिएक्शन को भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये 3 पार्ट में पहला पार्ट आपका क्या है, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हम यहां पे पहला कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सेकेंड वन कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को अब सब्स्टिट्यूट कैसे आप करेंगे। और थर्ड कॉन्सेप्ट में जब हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा कहां से स्टार्ट होगा, आज का हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो चलिए आज का सेशन मेन टॉपिक तो यहीं से है, तो आज का सेशन हम यहीं से मानते हुए चलते हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अब यहां पे आप देख सकते हो कि क्या सबसे पहले क्या मेंशन हुआ है कि रीजन फॉर द लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन। यानी जो क्लोरोबेंजीन है उसका लेस रिएक्टिव होना, ये इसका रीजन क्या है। यानी आप कैसे कह सकते हो कि क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि भाई हैलोएरिन्स आर हाईली अनरिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें जो हैलोएरिन्स हैं वो क्या होंगे, वो बहुत ही ज्यादा या कह सकते हैं आप निग्लेजिबल कंडीशन को शो कराते हैं कि वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कंडीशन करे। अब इस कंडीशन को कैसे आप समझेंगे, अब यहां पे दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, आप इस रीजन को ध्यान दीजिएगा। क्या रीजन हुआ है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैलोजन एटम इज अ कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये किससे कंबाइन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, और किसके पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग। यानी ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हैलोजन के साथ क्या कर लेता है, कंजुगेशन कर लेता है, कंबाइन कर जाता है। और ये कंबाइन जैसे ही करेगा ना तो ये क्या करता है कि ये रिएक्टिविटी जो इसकी है, यानी ये खुद को स्टेबल बना लेता है उस बेंजीन रिंग पर। तो अब जैसे ही वो बेंजीन रिंग पे स्टेबल हो जाएगा ना, खुद को कर लेगा, तो दूसरा उसको क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। क्या, अगर सिंपल सी बात है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी के ओनर हैं, आप उनके क्लोज हो गए, तो क्या आसानी से कोई आपको वहां से उस पोजीशन से हटा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही काम क्या कर रहा है, हैलोजन कर रहा है कि बेंजीन रिंग जो है इनमें हैलोजन क्या कर रहा है, अपने आप को इतना ज्यादा स्टेबल करा रहा है। इतना ज्यादा स्टेबल कराने का रीजन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन, और किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं क्या मेंशन हुआ है कि ड्यू टू रेजोनेंस,
यानी रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड का रोटेशन होता है वन प्लेस टू अनदर, और बॉन्डिंग जो नेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब आप यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या मेंशन हुआ, ड्यू टू अ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण अब आपको समझना है कि अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CX बॉन्ड which is very difficult to be cleaved by nucleophile। यानी कहा यह जा रहा बेटा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, रेजोनेंस हो जाए जिसमें हेलोजन्स के साथ क्या हो जाए, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का उसे तोड़ना मुश्किल है, या आप कह सकते हैं नामुमकिन है। तो यह काम कौन कर रहा है, हेलोजन्स कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CX बॉन्ड, यानी यहां पे हमें जो हाइब्रिडाइजेशन बात करनी है वो हाइब्रिडाइजेशन किसके अकॉर्डिंग बात करनी है, हेलोजन्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पे आप हेलोजन्स के अकॉर्डिंग यहां पे पहले समझिए, पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को। अब क्या लिखा हुआ है कि इन हेलोएरिन्स X इज अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ऐसा कैसे कहा जा रहा है, तो भाई जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। अब अगर इस पे हेलोजन जुड़ा है तो बेटा जी आप देख सकते हो, ये जिसमें डबल बॉन्ड इस कार्बन पे होता है वो डबल बॉन्ड किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, sp2। अब आपको बॉन्डिंग नेचर में याद रहना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है बेटा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, डबल बॉन्ड sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड sp। अब यहां से आप देख सकते हो कि इसके पास कौन सा बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड मिल गया ना, तो डबल बॉन्ड अगर दिख गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इन हेलोएरिन X इज अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो यहां पे क्या दिखाया जा रहा है कि sp2C इज ग्रेटर देन s कैरेक्टर। जो s कैरेक्टर है ना उससे ज्यादा होता है, और उससे ज्यादा s कैरेक्टर भी ज्यादा किससे होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे आप देख सकते हो कि सिंस sp2 कार्बन हैज ग्रेटर s कैरेक्टर एंड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। अब यह कहा जा रहा है कि जो sp2 कार्बन है इसके पास क्या होता है, s कैरेक्टर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CX बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये अपनी ओर खुद ही किसको विड्रॉ करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को, कि भाई इलेक्ट्रॉन आओ मेरे पास आओ। तो ये कॉन्सेप्ट कौन निभाता है भाई, हेलोजन्स। यानी हेलोजन्स खुद ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आप आ जाओ हमारे पास, हम भले आपसे इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं लेकिन अब हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कौन करने लगता है, हेलोजन्स करने लगते हैं। थर्ड वन कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब कोई चीज छोटा हो ना उसे तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब आपने एक कहानी सुना होगा कि एक लकड़हारा था, उसके 5 बेटे थे, उसने उनके अब जब मरने का समय आया तो लकड़हारा ने सबको एक एक लकड़ी दिया और कहा तोड़ो इसे, सबने लकड़ी आसानी से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई जो जितना अकेला होगा, सिंपल सा, पहले ऐसे आप समझिए, अकेला है आसानी से तोड़ लिया, डबल बॉन्ड है थोड़ा सा हार्ड हो गया। दूसरी चीज जो सिंगल बॉन्ड है वो लंबा है, लंबे चीज को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड क्या है, छोटा है, उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट ही क्या बता रहा है कि रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट वन में आप क्या समझ सकते हो कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अगर भाई लंबाई छोटी हो रही है ना बॉन्ड की, तो इससे बॉन्ड क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यानी जो जितना छोटा हो रहा है वो उतना ही मजबूत है। यानी छोटे चीजों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और बड़े चीजों को तोड़ना आसान होता है। तो यही कॉन्सेप्ट बता रहा है कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ
स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ये बात क्लियर। नेक्स्ट में आपसे ये बता रहा है कि ग्रेटर डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग अ स्ट्रॉन्गर CX बॉन्ड, यानी यहां पे इसको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होती है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत आसानी से नहीं होता, थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसे कंसीडर करने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इस कंडीशन में ये क्या करता है कि ये बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता। अब यहां पे आप देख सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ये दिया हुआ है, यानी कार्बन के पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने आपसे बताया कि भाई sp3 रखना। अब यहां पे इस कार्बन के पास आप देखिए ना, इधर क्या है, सिंगल, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। आप इस कंडीशन में आप देखिए यहां पे इधर तो डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ मेंशन किया गया है बेटा 177 पिकोमीटर, और जो आपका sp2 है इसका क्या मेंशन है, 169 पिकोमीटर। अब जैसे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाया, समझाया, तो इसमें अब बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा भाई, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और ये बॉन्ड क्या होगा, वीक। ये बात क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको आसानी से समझ में ना आया हो। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही हो बेटा तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो। अब यहां पे थर्ड पॉइंट में आपको समझना है, आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर अप करना है बेटा। कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आपको रखना है कि जिससे आपको इन फ्यूचर या बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम नहीं देखना है, आपको सोल्यूशन देखना है। आपको सोल्यूशन पाना है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हमें यह ध्यान देना है कि क्लोरोबेंजीन में अनस्टेबिलिटी के लिए भी अब ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे आपको बस ध्यान ये देना है कि इन हेलोएरिन्स व्हेन CX बॉन्ड इज ब्रोकन, जब हेलोएरिन्स में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है भाई, CX बॉन्ड। यानी जो हेलोएरिन्स हैं इनमें जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये क्या करते हैं, फेनिल केटायन एंड X माइनस फॉर्म। तब ये क्या करता है, यहां से ये ऐसे फॉर्म हो जाता है, इसके पास प्लस चार्ज और X माइनस। अब ये फेनिल क्या है, केटायन, और X माइनस क्या है, एनायन है। अब ये जो चार्ज है, चार्ज क्या डिनोट करता है कि भाई इस चार्ज से हम ये बता सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है या कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन में आपको यहां पे क्या ध्यान देना है कि फेनिल केटायन इज हाईली अनस्टेबल एज द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन एटम। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, रिसाइड्स होने लगता है। यहां पे पहले आएगा, फिर यहां आने लगेगा, फिर यहां आने लगेगा, यानी ये लगातार क्या करता है, रिवॉल्व करने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि अनस्टेबिलिटी करता है। और अनस्टेबिलिटी किस पे लाके रख देता है, sp2 कार्बन पर। यानी ऐसे कार्बन जिन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, उन पे लाके ये क्या कर देता है, अनस्टेबिलिटी ला देता है। अब थर्ड वन कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है कि इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बाय लाइक रेजोनेंस। यानी ये किसी भी कॉन्सेप्ट से, किसी भी कंडीशन से स्टेबल नहीं हो पाता, चाहे इसके लिए आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज कर लो, चाहे आप रेजोनेंस यूज कर लो, मेटामेरिक इफेक्ट यूज कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट कर लो, कोई भी इफेक्ट आप यूज कर लो, ये स्टेबल नहीं होने वाला। और जब ये आप फोर्थ वन पॉइंट की बात करते हो तो इसमें क्या मेंशन है कि ड्यू टू अनस्टेबल कार्बोकेटायन इट कैन नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब भाई ये क्या बनाता है, कार्बोकेटायन बनाता है।
कार्बोकेटायन यानी कार्बन के पास प्लस चार्ज, और ऐसी सिचुएशन में ये क्या नहीं कर पाता, SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन को ये फॉलो नहीं कर पाता। अब SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है, मोर देन टू स्टेप्स लेता है रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, कंप्लीट कराने में, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, स्लो रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीजें ये नहीं फॉलो कर पाता, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या यहां पे समझना है, फोर्थ वन पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करने लगते हैं, एक दूसरे को दूर भेजने लगते हैं। और जब एक दूसरे को दूर भेजेंगे ना, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगा। अब आप ऐसे समझो, जैसे ये मेरे दोनों पाम हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने पाम को ऐसे अटैच करा दूं, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा होगा। आप अप्लाई करके देख सकते हो, इस पे आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे आप इतना गैप कर रहे हो, तो आप फोर्स लगाओ, आपके रिस्ट रीजन में फोर्स अप्लाई होगा, आपको फील होगा कि हाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या आपके पाम रीजन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इसमें यह कह रहा है कि जैसे ये जो पाम रीजन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनमें जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप मैग्नेट की बात करते हो, मैग्नेट भी समझ सकते हो, मैग्नेट क्या होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जैसे ही ये रिपल्सन का कंडीशन आ जाए, तो इसकी वजह से भी इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई। तो आप यहां पे आप देख सकते हो कि एन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक्सपीरियंस रिपल्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग इन एरियल हैलाइड। अगर हम यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर लाते हैं, तो ये क्या फील करा देता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको ये क्या करता है, रिपल करने लगता है। यानी इसको ये आना तो चाह रहा है इस पे, लेकिन ये क्या करता है कि इसे दूर भेज देता है, और जब इसे दूर भेज देगा तो क्या आसानी से न्यूक्लियोफाइल हेलोएरिन्स पे कंबाइन हो सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होने देता। कौन नहीं होने देता, फेनिल रिंग। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पहला कॉन्सेप्ट तो यही आपको समझना है। ओ से यहां पे बेटा आपको ध्यान देना है आर्थो वर्ड, और पी से आपको क्या ध्यान देना है, पैरा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि सिंस हेलोएरिन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जबकि हमें यह पता है कि हेलोएरिन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, दीज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर भी ये किस में जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसके साथ साथ ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेयर द अटैकिंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जबकि जो अटैकिंग स्पीसीज है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आपको डिफरेंस याद होगा कि इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास चार्ज क्या होता है, प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास चार्ज क्या होता है, माइनस। तो अब यहां से आपको एक बात ये क्लियर रखनी है। सेकंड वन आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, ड्यू टू एम प्लस एम इफेक्ट, यानी जो मेजोमेरिक इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, और जैसे ही बढ़ेगी ना, तो ये क्या कराता है कि एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, किस पे बढ़ती है, आर्थो और पैरा पर। अब जब भाई आर्थो एंड पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो कोई भी ग्रुप ऐसे जब प्लेस पे जाना चाहता है कि जहां पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी चांसेस हो, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी चांसेस किस पोजीशन पे बन रहे हैं, आर्थो एंड पैरा पर। थर्ड वन आप क्या ध्यान दे सकते हैं कि एक्स इज डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट,
जो एक्स है हेलोजन है वो डीएक्टिवेट होता रहता है। किसकी वजह से होता रहता है? माइनस आई इफेक्ट की वजह से। यानी माइनस आई यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्या कराता है कि भाई जो भी हेलोजन है वो अपने नेचर को धीरे धीरे कम करता रहता है एंड विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। और जो बेंजीन रिंग है क्या है? बेंजीन रिंग, उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ये बात क्लियर हो गई। और लास्ट वन पॉइंट में क्या मेंशन है यहां कि हेंस दिस रिएक्शन आर सो स्लो एज कंपेयर टू बेंजीन। इसी वजह से ये जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही क्या है? स्लो होते हैं। अब आप यहां पे रेजोनेंस देख सकते हो, ये क्या थे? हेलोजन। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होके इस कार्बन पे आया तो इस कार्बन ने इस पे ला दिया। अब जैसे इस पे आया तो फिर क्या हुआ? ये यहां पे आना चाहा, फिर ये यहां से यहां, और ऐसे ये रिवॉल्व हो रहा है। अब ये क्या कंडीशन है? ये सारा कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजोनेंस को। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट आपको यहां पे क्या समझना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या समझना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, आप इन्हें कैसे समझोगे? तो ध्यान देना कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। यानी ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है उसको कास्टिक सोडा के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं? हीट कराते हैं और मीडियम क्या रखते हैं? एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉल में। यानी अब यहां पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर इज 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 300 एटीएम। टेम्परेचर हमने क्या ले लिया? 623 केल्विन, यानी मोर देन, अगर रियलाइज करो तो बेटा आप ऐसे 273 से इसे सब्सट्रैक्ट कर दो तो नियर अबाउट 3 मोर देन 300 है और नियर अबाउट 340। तो ऐसे टेम्परेचर पर और प्रेशर कितना? 300 एटीएम, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर। अब नॉर्मली हम लोग ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ना 1 एटीएम 2 एटीएम ऐसे एग्जर्ट करता है। अगर हम प्रेशर कितना दे रहे हैं? 300 एटीएम, यानी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अब उस कंडीशन में ये क्या करता है? तब ये कि जाके हेलोएरिन्स ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये Cl है X, यहां से ये ब्रेक करेगा, ये क्या बनाएगा? प्लस और ये माइनस। अब NaOH यहां से ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा? Na प्लस OH माइनस। अब ये माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से, और ये प्लस किससे? माइनस से। तो अब क्या हुआ? इस बेंजीन रिंग पे क्या के जुड़ गया? OH, और Na किसके साथ जुड़ के निकल गया? Cl के साथ। तो क्या बन गया? NaCl। ये बात क्लियर। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एक बात ध्यान देनी है, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप बस क्या करेंगे? आप लेंगे हेलोएरिन। हेलोएरिन की रिएक्शन आपको किससे करानी है? NaOH से। किसके प्रेजेंस में करानी है? टेम्परेचर ले लेते हैं भाई 623 केल्विन और प्रेशर कितना ले लेते हैं? 300 एटीएम। तो ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा फिनॉल, साथ में ये क्या रिलीज कर देगा? सॉल्ट। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे? हेलोएरिन है, यहां पे हेलोजन हमने क्या ले लिया? X, NaOH 623 केल्विन 300 एटीएम। अब यहां से जैसे आप इसे ब्रेक करोगे, ये किस में ब्रेक होगा? Na प्लस OH माइनस। यहां से ब्रेक करोगे X माइनस और ये प्लस। प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। अब Na किससे जुड़ गया? X के साथ। तो क्या बना लिया? NaX। और बेंजीन रिंग पे अब आके क्या जुड़ गया? OH। तो ये क्या बना लिया? फिनॉल। तो आप देख सकते हो कि जो भी ये रिएक्शन मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन करता है कि भाई आप जैसे हेलोएरिन की रिएक्शन ये कास्टिक सोडा से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है फिनॉल में। ये बात क्लियर। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है।
अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये लॉजिक क्लियर होता है, तब आपको एक बात ध्यान और रखनी होती है कि भाई इन सारे मैकेनिज्म में दूसरा आपको क्या समझ में आना है कि भाई द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, यानी नाइट्रो ग्रुप से आप क्या देखेंगे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NS रिएक्शन। अब देखो सिंपल सी बात है कि बेंजीन रिंग पर हेलोजन भी जुड़ा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा है। अब हमने क्या किया, कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराया, लेकिन अब टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया। अब ये जैसे ही कम किया तो जो नाइट्रो ग्रुप था ना, ये क्या करता है, ये फोर्स करता है, क्या करता है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है कि भाई नहीं, अब जहां पे हेलोजन है वो उसकी तरफ फोर्स देगा कि भाई अब तुम निकलो, अब अगर मैं हूं अब तुम निकल जाओ, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। तब यहां से क्या हुआ कि बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा है कास्टिक सोडा 443 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या करता है कि NaOH फिर यहां से ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस, यहां से ये Cl माइनस और ये प्लस, ये प्लस किससे, माइनस से, माइनस किससे, प्लस से। अब यहां से ये क्या करता है, आर्थो पोजीशन, ओ सॉरी पैरा पोजीशन, ओ थोड़ा सा यहां पे NaCl है। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट करते हो तो यहां पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब जब एक नाइट्रो ग्रुप था तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ा था 623 से, लेकिन जैसे ही तो आया और कम करना पड़ गया। यानी जैसे जैसे आप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देंगे ना, उससे क्या होगा कि जो हेलोजन्स हैं ये क्या करेंगे, ये जल्दी से एक अपने आप को तोड़ना पसंद करेंगे, यानी जैसे जैसे ये आते जाएंगे ये आपस में निकलते जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए आप कि द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड NOS। अब देखो जैसे 2 था, अब यहां पे कितने आ गए, 3 आ गए, यानी आपने 1 नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो ग्रुप और 3 नाइट्रो ग्रुप से किया, और जैसे आप करते जा रहे हो आपको वही कॉन्सेप्ट करना है। इसे आपको किसमें ब्रेक करना है, Na प्लस OH माइनस में, यहां से इसे माइनस और ये प्लस में, प्लस किससे, माइनस से, माइनस किससे, प्लस से आपको जोड़ना है। ये सारा मैकेनिज्म सिमिलर है, लेकिन बस आपको क्या ध्यान देना है कि जब ऐसे ग्रुप आते हैं जो किधर एक्ट करते हैं, आर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो ये क्या करते हैं, ये जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये हेलोजन्स को आसानी से निकाल सके। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर लिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो हेलो एरिन्स के सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने आज आपसे अच्छे से समझा है। तो चलिए बेटा, आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आज का भी कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट्स की तरह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।